बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 कितने परसेंट हो गया? 4% हो गया। यहाँ पर कल हमने स्टॉप किया था, ठीक है भाई। कल हमने क्या कहा था? रेजिडुअल वैल्यू को ज़ीरो अज्यूम करना है अनलेस कोई थर्ड पार्टी कमिट कर ले कि इतने पैसे मैं आपको दे दूँगा। दूसरा, उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट की कोई एक्टिव मार्केट हो और मार्केट उसमें रेजिडुअल वैल्यू डिटरमिन करने के लिए कैपेबल हो, और जब आपका ये नया एसेट अपनी लाइफ एक्सपायर्ड करे तो रीज़नेबल एश्योरेंस हो कि मार्केट उस वक़्त तक एग्जिस्ट करेगी। रेजिडुअल वैल्यू इंडेफिनाइट और फाइनाइट, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? जब लाइफ ही नहीं है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता चल रहा, तो रेजिडुअल वैल्यू तो एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ मिलती है, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल का कॉन्सेप्ट। फाइनाइट के केस में क्या होगा? एक्टिव मार्केट होगी या एक्टिव मार्केट नहीं होगी। अगर एक्टिव मार्केट होगी तो टेक फ्रॉम एक्टिव मार्केट, नहीं एक्टिव मार्केट तो चेक करें थर्ड पार्टी ने कोई कमिटमेंट तो नहीं की। अगर थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट की है या नहीं की, अगर की है तो जो उसने कमिटमेंट की है वही रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी, और अगर कोई कमिटमेंट नहीं है तो रेजिडुअल वैल्यू। अब ये मैक्सिमम है, इससे बाहर कुछ नहीं है। IAS 38 ने जितनी बातें की वो मैंने इस फ्लो चार्ट में शो कर दी। अब इसको रिटेन करना हमारा काम है। शुरू कहाँ से करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू से। डिसाइड क्या करेंगे? लाइफ इंडेफिनाइट है या फाइनाइट है। इंडेफिनाइट है तो रेजिडुअल वैल्यू एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़ीरो है। और फाइनाइट में देखेंगे एक्टिव मार्केट है या नहीं है तो एक्टिव मार्केट से लेंगे। लेकिन एक्टिव मार्केट से लेते हुए दो चीज़ें, एक्टिव मार्केट से वैल्यू मिल गई, ओके है, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट कहे कि जब तुम एक्सपायर्ड होगे तो मैं अवेलेबल नहीं होंगी, तो फिर हम उसकी वो मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते, फिर हम ज़ीरो अज्यूम करेंगे। नहीं है तो देखेंगे कि किसी थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट की है, अगर की है तो उसकी कमिटमेंट को ही रेजिडुअल वैल्यू समझ लेंगे, और अगर नहीं की तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो होगी। Note, the amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life shall be reviewed at least at each financial year। और अगर चेंज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और प्रोस्पेक्टिवली उसे लेकर चल रहे होंगे। अब मेरे बच्चों आ जाएं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में। कहाँ किया था? FAR 1 में, IAS 8 में। आपकी लाइफ फाइनाइट थी और वहाँ से कहाँ मूव कर गए? इंडेफिनाइट में। और इंडेफिनाइट से कहाँ मूव कर सकते हैं? फाइनाइट में। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, लाइफ लिमिटेड थी, फिक्स थी, डिटर्मिनेबल थी, और वहाँ से कहाँ चली गई? इंडेफिनाइट में चली गई। IAS 38 इस पर कुछ नहीं बोलता, खामोश है। IAS 38 इस पर क्या है? खामोश है। और अगर लाइफ इंडेफिनाइट है और बाद में फाइनाइट हो गई, तो एक इंडिकेशन तो ये है कि कहीं ये इंटेंजिबल एसेट इम्पेयर्ड हो गया। क्या हो गया? इम्पेयर्ड हो गया। एक्सप्लेन्ड बाय 38। इंडेफिनाइट से फाइनाइट में जाए, IAS 38 कहता है इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट समझो। फाइनाइट से इंडेफिनाइट में चला जाए तो IAS 38 इस पर खामोश है, कोई ट्रीटमेंट नहीं बताई है। इसे छोड़ दीजिए। हेडिंग बनाए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आपको वो PDF लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन है नहीं बच्चों, माजरत। क्या हेडिंग बनाई? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। याद करें FAR 1 में टेंजिबल एसेट्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दो मॉडल थे, एक कॉस्ट मॉडल और एक रीवैल्यूएशन मॉडल। दो विंग्स बना लीजिए, एक कॉस्ट मॉडल और एक, आगे स्लाइड है, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा बोलें रीवैल्यूएशन मॉडल।
कॉस्ट मॉडल में याद करें FAR 1 क्या रूल था, कॉस्ट लेस accumulated amortization less accumulated impairment loss, accumulated impairment loss, cost less accumulated amortization less accumulated impairment losses, और subsequent में revalued amount less accumulated amortization less accumulated impairment losses। दोनों में फ़र्क कहाँ पे आता है, उधर कॉस्ट से चल रहे होते हैं और यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट से चलते हैं। अब ये सारा मैं रीड करवाऊंगा, लेकिन FR1 की तरह पहले नोट बनाएंगे, फिर देखेंगे IS 38 ने उस पर क्या क्या बातें की हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाए। कौन सा क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन 8। अभी वापस आऊँगा इस पर, कुछ बातें एक्टिव मार्केट से रिलेटेड बतानी है आपको। पहले बुक वाला करना था यार, नहीं ये बुक वाला नहीं है, देना भाई, बुक दीजिएगा। ओपन करें भाई। सर ज़रा सब्र तो करें सर, जिसने बुक कंपाइल की है उसकी सुन नहीं रहे आप, अपनी मारे जा रहे हैं। बड़े आदमी आप हो गए हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए आप अभी। कितने बड़े नहीं हुए? नोट से बड़े नहीं हुए या उससे बड़े नहीं हुए? चलो यार, अब ये भाई कह रहे हैं तो इन्हें मानना तो पड़ेगा। एग्जाम्पल 26, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। जी जी, एग्जाम्पल 26 पेज नंबर 31, गो थ्रू कीजिए प्लीज़, गो थ्रू कीजिए प्लीज़। जो फॉर्मेट बनाया है उसके आगे जगह छोड़ दीजिएगा। वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ज़रा बेसिक क्वेश्चन करवा दूं ताकि एडवांस लेवल पे मूव करते हुए प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करें, पेज 31 की एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करें। एग्जाम्पल 16 है। कौन सी एग्जाम्पल? 26। बुक पढ़ें, बुक पढ़ें, शाबाश। तीसरा नजर नहीं आ रहा, तीसरा नजर नहीं आ रहा। उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो भी आ रहा है। अच्छा, ध्यान से पढ़ें बेटा।
बेटा बातें नहीं, काम पे फोकस करें। एक है मैं करूं आप कॉपी करें, कि आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व करें। उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हें पिछले 4 लेक्चर से लिंक करने की कोशिश करें, खासकर जहां पर मैंने कहा था इंटरनली जनरेटेड जो एसेट्स हैं उनमें से कौन से 5 हैं जो कैपिटलाइज नहीं हो सकते। सोचें। गुडविल, ब्रांड, मेथड्स, पब्लिशिंग राइट्स और कस्टमर लिस्ट। अब इसमें ढूंढें, कोई ऐसी तो चीज़ इसमें नहीं आ रही है, खुद ढूंढें, मुझे ना बताएं, मैं जब सॉल्व करूंगा जब की बात है। अभी तो मैंने हिंट दिया है आपको। और फिर ये देखें, सर ने कहा था कि यार मैं किसी बिज़नेस को बाय करूं और उसकी कोई कीमत दूं, तो मैं 3 चीज़ों की कीमत दे रहा होता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स की कीमत दे रहा होता हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की कीमत दे रहा होता हूँ, और अगर इसके अलावा कुछ दे रहा हूँ तो वो गुडविल है, और वो गुडविल परचेज गुडविल है, और परचेज गुडविल को कैपिटलाइज करने की इजाज़त है, ऑल्दो उसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ क्या है, इनडेफिनाइट है। कीजिए शाबाश। फॉर्मेट बनाएं बिजनेस का नाम लेके, दोबारा वो फॉर्मेट छोड़ दें जो अभी बनाया है, वो फॉर्मेट छोड़ दें, उसमें दूसरा पास पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पे पेज रखें, सॉल्यूशन पे पेज रखें, शाबाश बेटा। 3 छुट्टियाँ कर ली, 4 छुट्टियाँ। लेक्चर लिए जो यूट्यूब पे है। अच्छा, ज़्यादा ही दे दे, जल्दी कर। टोटल का कॉलम बनाइएगा बेटा, टोटल का कॉलम बनाना है। ध्यान से देखें कितने कॉलम हमें एसेट्स के बनाने चाहिए। आओ बच्चों, एक्सक्यूज़ मी, एग्जाम्पल 26 आई कैप, एग्जाम्पल 23 आई कैप की बुक अगर खोलेंगे तो एग्जाम्पल 23 होगी। मेरे नोट्स में, मेरी बुकलेट में ये 26 पर फॉल कर रही है। टॉबी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/15। 31/12/15 का जो साल है उसमें ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो हमारा ईयर एंड कब हुआ है, ये देखिए 31/12/15। रिक्वायरमेंट क्या पूछा है, प्रिपेयर अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। आगे की स्टोरी में द डायरेक्टर्स ऑफ टॉबी विश टू कैपिटलाइज ऑल एसेट्स वेयर एवर पॉसिबल। वेयर एवर पॉसिबल का मतलब ये है कि जिसकी IS 38 इजाज़त दे रहा है, जिसकी IS 38 इजाज़त दे रहा है। ऑन 1 जनवरी टॉबी acquired the net assets of George for ₹105,000. What do you mean by net assets? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी कुछ लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। ये कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा कि जब किसी बिज़नेस को अक्वायर करते हैं तो उसके एसेट्स भी हमारे बनते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ भी हमारे ही शोल्डर पर आती हैं, लेकिन ये अभी डिस्कशन में हमारे शामिल नहीं है। कितने के लिए अक्वायर किया, 1,05,000। इसका मतलब इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। इसे क्या कहते हैं, और कहाँ सीखेंगे, कंसोलिडेशन में। तो परचेज कंसिडरेशन दिया 1,05,000। द एसेट्स अक्वायर्ड हैड द फॉलोइंग बुक एंड फेयर वैल्यू। ये बुक वैल्यू किसकी बुक्स में थी, अक्वायरी की बुक्स में। ये बुक्स किसकी थी, अक्वायरी की बुक्स में बुक वैल्यू होगी ना, क्योंकि हमारी बुक्स में तो अभी ये आए नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, जब अक्वायरर अक्वायर करता है तो अक्वायरी या अक्वायरर, अक्वायरी या अक्वायरर अपने एसेट्स को या सामने वाले के एसेट्स को क्या करवाते हैं, फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं। ये वो वर्थ है जो अक्वायरी की बुक्स में है। दोबारा समझ लें, क्योंकि कंसोलिडेशन में दोबारा बोलूं क्यों ना, यहाँ 2 मिनट लगा लूँ। ये कौन सी वैल्यू है, अक्वायरी की बुक्स में, जिन्हें WDVs कहा जाता है, जिन्हें WDVs कहा जाता है। और जब हम अक्वायर करने जाएंगे तो अगर उसे लगा हो यार मेरे एसेट्स की तो मेरी बुक्स में वर्थ कम है, वही एसेट मार्केट में ज़्यादा वैल्यू कैरी कर रहा है, तो वो कहेगा भाई पहले फेयर वैल्यू लगाओ फिर मैं बेचूंगा। और अगर हमें लगा वो अक्वायरी ने तो ओवर स्टेट किया हुआ अपने एसेट्स को, अब अक्वायरर कहेगा भाई पहले मैं फेयर वैल्यू लगवाऊंगा फिर मैं अक्वायर करूंगा।
तो फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन होती है, ये फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन है, ठीक है। पेटेंट, नॉन करंट एसेट्स, अदर सन्ड्री, नेट एसेट्स, इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये इंटेंजिबल नहीं है। अब ये दो बातें हैं। अच्छा, जब उसने 5000 अपनी बुक में गुडविल रखी हुई है तो हम इस गुडविल को नहीं मानते, क्योंकि ये तो उसकी इंटरनली जनरेटेड है। इसका मतलब हमने अक्वायर किया दिस, दिस और दिस, ज़रा इन तीनों को जमा कर दें, 95, और पैसे दिए 105। इसका मतलब मैंने गुडविल कितनी अक्वायर की? 10,000 की। गुडविल अक्वायर कितनी की? ये जान के उसने वैल्यू दी कि आप एग्जाम प्रेशर में अक्वायर्ड गुडविल कितनी ले लें, 5,000। हालांकि इसका टोटल देखें तो कितना बनता है, 1 लाख, और आप दे कितना रहे हैं, 1,05,000। तो इसका मतलब है टोटल आप गुडविल कितनी अक्वायर कर रहे हैं, 10,000 की। एक पॉइंट तो ये था कि गुडविल अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन कितनी है, 10,000। आगे चलें जी। ये गुडविल हमने अक्वायर जो यहाँ 5,000 है ना, 5,000 की नहीं की, इसको टोटल करूँ तो कितना बना, 1 लाख। मैंने दिए कितने, 1,05,000। इसका मतलब 5,000 मैंने एक्स्ट्रा दिए, वो किस मद में दिए, गुडविल की शक्ल में। तो असल गुडविल कितनी अक्वायर हुई है, 10,000। कितनी, 10,000। तो यहाँ कोई भी फिगर गुडविल की हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करेगी। मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से सारे एसेट्स अदर देन गुडविल की वैल्यू माइनस कर दूंगा, जो बाकी बचेगा वो सारे का सारा क्या होगा, गुडविल। नहीं मेरे भाई, जब हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं, वट एवर हैज़ बीन पेड एक्स्ट्रा दैट विल बी गुडविल, उसकी अलहदा नहीं होती कोई वैल्यू। कहता है जो पेटेंट तुमने एक्सपायर्ड लिया है, द पेटेंट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 2022, द गुडविल अराइजिंग, ठीक है, द पेटेंट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 22। तो मैंने लिया कब है, 1/1/15। लाइफ कितनी बनी जी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितनी बनी, 8 साल। तो इसकी लाइफ तो 8 साल हो गई, 8 ईयर्स पेटेंट की। द गुडविल अराइजिंग, अब जो गुडविल मैंने लिया उसकी लाइफ, जो गुडविल मैंने अक्वायर की है उसकी लाइफ इनडेफिनाइट है, उसने अमोटाइज, और पेटेंट ने कितने सालों में अमोटाइज होना है, 8 सालों में। द गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द अबव हैड अ रिकवरेबल वैल्यू, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे कब, 2015 के एंड में। कितनी है रिकवरेबल वैल्यू, 7,000, और मेरी गुडविल कितनी आई, 10,000। इम्पेयरमेंट लॉस हुआ कितने का, 3,000 का। ओके, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, इम्पेयरमेंट आएगा। भाई समझ आ रही है? आगे मेरे बच्चों, 1 अप्रैल को टॉबी अक्वायर्ड अ ब्रांड, टॉबी ने ब्रांड अक्वायर किया फ्रॉम अ कंपेटिटर फॉर ₹50,000। अब मुझे बताएं, ब्रांड अगर खुद मैंने इंटरनली जनरेट किया हो तो उसको इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मैं तो क्या कर रहा हूँ, अक्वायर कर रहा हूँ। मेरे पास राइट है कि मैं इसे क्या करूँ, कैपिटलाइज करूँ। कितने पे, 50,000 पे। अब ये जो एसेट्स आ रहे हैं ये एडिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन है, और ये जो एक्विजिशन है ये ओपन मार्केट से है, आउटराइट परचेज जिसे FR1 में कहा करते थे। और ये क्या है, ये आउटराइट परचेज नहीं है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं दोनों ही एडिशन। उसको याद रखेगा, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी एक्विजिशन में आ रहा है, ये मैं ओपन मार्केट से ले रहा हूँ। लाइफ कितनी है जी, 5 साल। लेकिन मैंने कब अक्वायर किया और मेरा ईयर एंड कब है, इसका मतलब फ्रैक्शन लगेगी कितनी, 9/12। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर टॉबी स्पेंड 40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड नेम। 40,000 लगाए अपनी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करवाने के लिए, लेकिन उसने तो कहा ये ब्रांड इमेज जो है इंटरनली जनरेटेड है और हम इसे कैपिटलाइज करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इसका मतलब वो इसे क्या करेगा, एक्सपेंस आउट और जीपी में से लेस कर देगा। इसके बाद जितनी उसने कहानी दी हुई है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है ताकि गलती करें और अमोटाइज करके इंटेंजिबल एसेट में ले जाएं। तो इसे हमने इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं बनाना।
द डायरेक्टर ऑफ टॉबी बिलीव दैट देयर इज अ टोटल गुडविल ऑफ ₹2 million विद इन टॉबी। विद इन टॉबी का मतलब इंटरनली जनरेटेड। तो फिर गुडविल अगर इंटरनली जनरेट हुई टॉबी की तो ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। तो इन दोनों को क्या करना था, इग्नोर करना था, क्योंकि दोनों इंटरनली जनरेटेड हैं और IS 38 ने इन दोनों को कैपिटलाइज करने के लिए प्रोहिबिट कर चुका है। क्या मांग रहा है, नोट मांग रहा है। कुछ बताया कि मेरे ओपनिंग एसेट्स कितने थे जी, कुछ बताया मेरे ओपनिंग एसेट्स कितने थे। यहाँ तक फ्रेम लीजिएगा। आए जी, टॉप पे क्या लिखा करते थे, टॉबी लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब पूरे सिलेबस में जब भी इंटेंजिबल बनाएं क्या नंबर दे देंगे, 9 दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट आ गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, और फिर इम्पेयरमेंट नहीं किया भाई, अमोर्टाइजेशन क्या, कहाँ लिखा भाई ये, भाई साहब अलहदा बॉक्स बना दिया करें भाई। नेक्स्ट टाइम ना 2 बॉक्स बनाइए, एक अमोर्टाइजेशन का और एक इम्पेयरमेंट का, अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। और आगे नीचे वो सब नोट दिया करते हैं, मेजरमेंट बेसिस, अमोर्टाइजेशन मेथड और अमोर्टाइजेशन रेट या यूजफुल लाइफ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या कर दो, नील कर दो। अब आ जाए, एडिशन 2 हुए हैं, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में हुआ है और एक सेपरेटली एक्वायर्ड हुआ। बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल कितनी आई, 10,000। कैसी आई है ये 10,000, वर्किंग 1 में करना चाहें तो कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी पे की है, 1,05,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू of assets acquired। जी भाई 95,000, अलहदा अलहदा लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। नेट बचा 10,000, ये मेरी गुडविल आ गई, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में आई है। पेटेंट्स आए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, इधर देखें क्वेश्चन में जी, 20,000 की आए हैं। आ जाए, पेटेंट्स 20,000 की आए हैं। कोई ब्रांड आया है ख़रीद के, नहीं आया, टोटल बता दें 30,000 भाई, 30,000 आ जाए। ब्रांड एक्वायर किया तो इधर आएगा ना, सेपरेटली आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन में। नोट में PPE का बना रहा हूं या इंटेंजिबल का, इसलिए PPE वाली आइटम नहीं लूँगा। याद करें FR1, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, और अगर वो PPE का नोट पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। क्लियर। सेपरेटली अक्वायर्ड में आ जाए, क्वेश्चन में मैंने क्या क्या अक्वायर किया सेपरेटली जी, सिर्फ ब्रांड अक्वायर किया है। आ जाए, गुडविल तो नहीं अक्वायर की, पेटेंट भी नहीं, ब्रांड कितने का 50,000, टोटल कर दें 50,000 आ गया। टोटल करें जी, 10,000, 20,000, 50,000, टोटल कितना हुआ 80,000। लो बेटा 80,000 आ गया। अब आ जाए, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो ना ओपनिंग अमोर्टाइजेशन होगी और ना ओपनिंग कोई इम्पेयरमेंट लॉस होगा, क्योंकि एंट्री क्या होती है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, और दूसरा इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। जब एसेट्स के ही BD नहीं है तो इन दोनों का BD भी नहीं हो सकता। अब आ जाए, गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करते, गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करते। वर्किंग 2 में अगर मैं देखूं तो क्या है, एक WDV या कॉस्ट होगी और दूसरी रिकवरेबल अमाउंट होगी। कितनी है गुडविल की वैल्यू 10,000
और वो कह रहा है साल के एंड में इसकी रिकवरेबल अमाउंट 7,000, तो इम्पेयरमेंट लॉस 3,000 का लेस इम्पेयरमेंट लॉस। जी बच्चों कितना बना? 3,000 ले आए जी, 3,000 इधर ले आए 3,000, क्योंकि माइनस होना है तो क्या लगा दें ब्रैकेट। कैरिंग वैल्यू कितने पे चली गई? जिसे रिवाइज्ड बुक वैल्यू कहते हैं, जिसे रिवाइज्ड बुक वैल्यू कहते हैं। अब पेटेंट्स पे आ जाए, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया है, लाइफ कितनी है? 8 साल। अक्वायर कब किया था? वर्किंग नंबर 3 में आ जाए, 50,000 डिवाइडेड बाय 8, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया था, तो पूरे साल की अमोर्टाइजेशन कितनी बनी? 25। 9 माह नहीं भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, 9 माह जो है वो किसके लिए है? पहले एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ा करें, पढ़ें दोबारा, ध्यान से पढ़ें। इजी इजी यार, इजी यार, इजी इजी। जी भाई एक मिनट भाई, पेटेंट लिया था ना, और पेटेंट की उसने ऊपर लाइफ बताई है कि कब ख़त्म होगी? 22 में, तो कितनी बनी? 8 साल। तो फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 8 साल कितना बना? कॉस्ट 20,000 है। लो भाई प्रेशर ना दिया करो, बच्चे कमज़ोर दिल के हैं। कल भी एक बच्चा सवाल पूछते हुए गिर गया था, इतना उसने सवाल नहीं पूछा था जितना उन लोगों ने। कहाँ गया वो भोला मारा, वो बैठा हुआ। चलो भाई आओ भाई, कितना बन गया? 2500। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन, इधर लिख दीजिए। और क्योंकि बाद में इसने माइनस होना है तो क्या लगा दीजिए ब्रैकेट, नेट कीजिए 17,500। अब ब्रांड पे आ जाए। ब्रांड हमने अक्वायर किया था भाई, हमने अक्वायर किया था, सेपरेटली अक्वायर्ड में आ जाएगा। अब बताएं उसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। लाइफ उसकी 5 साल है। कॉस्ट बताएं? 50,000 डिवाइडेड बाय 5 साल मल्टीप्लाई बाय कितना बना? 7500। अमोर्टाइजेशन ही है, इसके सामने लिख दीजिए अमोर्टाइजेशन के 7500 इधर माइनस कर दीजिए, बाकी बोलें 42,500। टोटल करें ज़रा, ये 10,000 भाई, ये 10,000 है, और ये टोटल करें 3,000, टोटल 13,000 माइनस करें 67,000। अब आ जाए मेजरमेंट बेसिस। जी भाई गुडविल किस पे है? कॉस्ट मॉडल पे है। अभी रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लाए हो, इसका मतलब सारे किस पे चलेंगे? कॉस्ट मॉडल पे। जी अमोर्टाइजेशन मेथड नॉट एप्लीकेबल हेयर। स्ट्रेट लाइन आपने पूरा लिखना है, इधर भी स्ट्रेट लाइन। अमोर्टाइजेशन रेट नॉट एप्लीकेबल। इधर लाइफ बताएं कितनी थी? 8 ईयर्स, और इधर 5 ईयर्स। ओके हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सिलेबस में भी FR2 में भी नोट बनाना शुरू कर दिया। अब हम पास पेपर की तरफ जाएंगे। पहले ये कॉपी करें 1 मिनट में। इंशाल्लाह आसान से मुश्किल की तरफ जाया करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जी भाई जी हाँ, तो हमने क्या रूल सीखा हुआ है? सब्सिक्वेंटली अगर हमने कोई ख़र्चा किया, एक बात तो ये है कि हमने किसी से ब्रांड लिया तो उसके लिए वो ओल्ड है, हम वो न्यू है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। और आगे चल के कहीं मुझे कोई सब्सिक्वेंट ऐसा ख़र्चा करना पड़ा जिसने कोई 5 में से एक नतीजा दिया, तो IS 38 क्या कहता है? उसे क्या कर दोगे? कैपिटलाइज ब्रांड डेबिट और बैंक क्रेडिट। आगे चल सकता हूँ बच्चों? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पास पेपर पर
पहले वीक में ही आ गए। अल्लाह का एहसान है, करम है। अल्लाह से मांगते रहना, अल्लाह देते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी बुकलेट में, पेज नंबर 57 है। आई कैप ने इसको अपने क्वेश्चंस में नंबर 30 नाम दिया है। ऑटम 16 में ये क्वेश्चन आया था। उस वक्त के पास पेपर में इसका नंबर 5 था और मार्क्स 16 थे। मैं इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री आपको लिख दिया करूँगा। उसकी रीज़न क्या है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो यार कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ से आया है। खुद बनाऊँगा तो बता दूंगा यार ये सेल्फ क्रिएटेड है, आई कैप का है तो लिखूँगा आई कैप है। ठीक है भाईजान, इससे ये क्लियर रहेगा यार आई कैप की सारी बुक को सर पैरेलल लेकर चल रहे हैं। अब मुझे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं आपको हेडिंग नज़र आए जो बुक में हो और मैंने ना करवाई हो तो आप मेरी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आएगा नहीं पेज, अल्लाह ने चाहा तो। अब इसको पढ़ेगा कौन? आप। और करेगा कौन? आप। मैं फिर आपको 15 मिनट के बाद ज्वाइन करूँगा, रुक जाए। अब FR2 में आप बड़े हो गए हो। इंट्रो FR1 में जब टाइम दिया जाता था तो वो बच्चा क्या समझता है, ये 15 मिनट सर भी बैठेंगे मैं भी रेस्ट करूँगा। अब हो गए हो बड़े, अब 15 मिनट आपने कोशिश करनी है कि स्केच बन चुका हो ताकि सर जब ज्वाइन करें तो मैक्सिमम काम मैं टिक कर चुका हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको पिछले 4 लेक्चर सामने रखने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। इंशाल्लाह बातें उन्हीं में से नज़र आएंगी आपको। स्टार्ट। जी बच्चों, शुरू करूं बेटा? अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 बुकलेट ओपन कर लीजिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड AL। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? AL। इंटेंजिबल एसेट्स एट 30 जून 15 वर एज फॉलो। क्योंकि हमने एक ही स्लाइड में पूरा क्वेश्चन लेकर आना होता है, इसलिए थोड़ा सा आपने अटेंटिव रहना है कि ये एज फॉलो कह रहे हैं तो नीचे नहीं है बल्कि किधर है, राइट की तरफ है। ठीक है, ये यूज़फुल लाइफ है, कॉस्ट है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये सारी फिगर कह सकता हूँ एक साथ 15 की है। ठीक है, तो कितने एसेट्स हैं? ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, 3 हो गए बेटा। आ जाए टॉप पे क्या लिखूँ? ऑर्गेनाइजेशन का नाम, क्या नाम है? आपने AL नहीं लिखना, अपने पूरा नाम लिखना होता है। ठीक है, हाँ मैं लिख सकता हूँ AL, मैं AL लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते। ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। इंटेंजिबल को पूरे 6 महीने हम किस पे रखेंगे? 9 पर। रुपी इन मिलियन है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मिलियन। एक नंबर इस पूरे फॉर्मेट का मौजूद होता है बेटा, और एक की कदर उससे पूछो जो कभी ज़िंदगी में बेचारा 49 पे रहा, उससे पूछें एक नंबर क्या होता है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, डेवलपमेंट, टोटल। ये एक फॉर्मेट मैंने बना लिया हुआ है। ओपनिंग में क्या मौजूद है? पहला ब्रांड है, कॉस्ट बताएं, 200 मिलियन है। सॉफ्टवेयर बताएं 80, लाइसेंस बताएं 15। अभी डेवलपमेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, टोटल कर दें 295। आगे आ जाए, अगला स्टेप, एक्सक्यूज मी, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IELTS एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसे प्रोडक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं, सिंपल फार्मूला भी कह सकते हैं। हमने इसका क्या नाम रखा? डेवलपमेंट। जी भाई, एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। कह रहा है एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। अबव पीरियड का मतलब ये जो 2 पीरियड है, अप टू 30 जून 15 कितना इनकर किया, और जुलाई 15 से मार्च 16 तक 45। जुलाई 15 से मार्च 16 कितने महीने बने? तो ये 45 कितने महीनों का है? ये 9 महीनों की फिगर है। शाबाश। क्वेश्चन पढ़ के लिखते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होंगे अल्लाह ने चाहा तो। ये 9 मंथ्स के लिए है, अभी इतना ही लिखता हूँ। आगे क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ये रूल हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये लाइन ला भी लिखी हो तो ये ऐसे ही है। ऑन 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 15, 3 महीने गुजरने के बाद क्या हुआ? इट वॉज इस्टेब्लिश दैट द प्रोजेक्ट इज़ कमर्शली वाइबल। वो जो 6 कंडीशन थी उसमें एक ये भी था कि कमर्शली वाइबल है या
नहीं है, तो ये वायबल है। अगर ये 30, 9, 15 को वायबल है तो इसका मतलब 1, 10, 15 से ये कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन खड़ा कहाँ पर होगा? इंटेंजिबल वर्क इन प्रोसेस पे। इसका मतलब ये जो 3 महीने हैं ये एक्सपेंस में जाएंगे और 1 अक्टूबर से आगे कैपिटलाइज होंगे। तो कह सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 6 कैपिटलाइज होगा। कितना कैपिटलाइज होगा जी? 30। अब बहुत ध्यान से मुझे बताइएगा, 30 कैपिटलाइज होगा तो ये तो बन गया इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल WIP इस डेट पर, और बाकी 15 क्या है? वो एक्सपेंस है। अब सोच के बताइएगा ये 20 पिछले सालों में कैपिटलाइज हुआ होगा या एक्सपेंस आउट हुआ? वेरी गुड, क्योंकि कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मेरे पीरियड में मीट हो रहा है, तो ये पास्ट में क्या हो चुका? एक्सपेंस आउट हो चुका। इसका हमारे सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं था बेटा। यहाँ तक ओके? आगे चलो, क्या कह रहे हैं? द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16, यानी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। अब ये जो मेरा 30 है ये 1/4/16 को इंटेंजिबल एसेट डेबिट और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। ये वो डेट है जहां से अमोर्टाइजेशन कितनी फिगर पे? 30 पे। तो अगर मैंने 30 की अमोर्टाइजेशन लेनी हो तो आगे चलते हैं, आराम से चलें, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं है F2 में, ठीक है, रिटेंशन बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन। हमने क्या कहा था? फ्यूचर बेनिफिट, या तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा या कॉस्ट डिक्रीज होगी। तो यहाँ कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। आगे इस कॉस्ट डिक्रीज का हमारा सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं, विल जनरेट है, फ्यूचर में जनरेट होगी और जब GP बनेगा उसमें कहीं ऐड हो रही होगी, तो इससे अभी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, या एक्सपेंसेस उतनी अमाउंट से डिक्रीज हो रहे होंगे। फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसका मतलब अब इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। भाई 10 साल मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना बना? 0.75। ये 0.75 क्या है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये क्या है? आगे चलते हैं। 1 अगस्त 1/8/15 को IL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू अक्वायर ERP सॉफ्टवेयर। अक्वायर ERP सॉफ्टवेयर। एग्रीमेंट कब शुरू हुआ? एग्रीमेंट कब शुरू हुआ? ठीक है। Which would replace its existing accounting software. The new software became operational on 1 अप्रैल 16। अब मुझे बताएं वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में कब आया? तो एग्रीमेंट डेट कभी भी हमारी अकाउंटिंग एंट्री को डराइव नहीं करेगी जब तक हमारी प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन परफॉर्म। तो लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। एग्रीमेंट एंट्रिंग डेट, agreement entering date is not a point of accounting entry. Agreement entering date is not a point of, यानी एग्रीमेंट जिस वक्त मैं करूंगा उस वक्त अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करूंगा। आप सुने भाई, द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन जी 1/4/16। IL इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ERP। अब ये है ERP के खर्चे, ठीक है। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग 15% सेल्स टैक्स। मैंने कहा इसे क्या अज्यूम कर लो? नॉन रिफंडेबल। ये पॉइंट शायद लिख लो एग्जाम फोकस पॉइंट में। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो हम टैक्स को नॉन रिफंडेबल अज्यूम कर लिया करेंगे। इफ क्वेश्चन साइलेंट, टैक्स विल बी नॉन रिफंडेबल। अब अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो इसका राइट था ये परचेज प्राइस में ऐड हो। हमने भी ऐड किया हुआ है, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है, तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को क्या करूं, एक्सपेंस आउट। ये नहीं कहना इग्नोर करना है, क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है, क्योंकि जिस दिन उसने इनकम स्टेटमेंट का भी एक्सट्रैक्ट पूछ लिया तो फिर उस वक्त हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP, ये ऐड और ये ऐड कितना बना 120। अब ये 120 क्या है, नए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, नए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट। आगे चलते हैं, ERP सॉफ्टवेयर हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ, इसका मतलब डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, डिवाइडेड बाय क्या होगा, अभी तक 15 होगा ना यार, 10 आगे क्यों जाते हो यार भाई, अभी तक क्या है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15 है। अब आगे चलते हैं, हाउएवर। अब हाउएवर का मतलब कुछ ना कुछ पंगा होने लगा है। जैसे अब्बा जी कहते हैं यार मैंने तुझे ब्लैक 1 to 5 दिलवाना है, लेकिन यार आप समझ जाते हो अब्बा जी, अब यू टर्न लेने लगे अब्बा जी। ठीक है, हाउएवर IL एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो भाई वो हो गई 15 साल इसकी इकोनॉमिक लाइफ, और हम इसे यूज़ करेंगे 10 साल पे, तो इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा होती है और यूज़फुल लाइफ कम होती है, और हम यूज़फुल लाइफ पर डेप्रिशिएट करते हैं। जी लिख दिया, लेकिन उससे पहले भी तो एक लाइफ लिख दी है ना, वो कितनी है 15, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं यूज़ करूँगा 10 साल। यूज़फुल लाइफ को दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि ये पूरे ज़िंदगी में 15 साल इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इकोनॉमिक लाइफ के साथ भी अक्सर वो क्या लिख देता है कि ये इसकी यूज़फुल लाइफ है। फिर जो आपने यूज़ करना होता है, अगर साइलेंट हो तो आप पूरी लाइफ यूज़ करेंगे, अगर आप बता दें मैंने इतना यूज़ करना है तो इसका मतलब 10 साल आप करेंगे, जब ये बिक जाएगा तो कोई और 5 साल इसे इस्तेमाल करेगा। जैसे पाकिस्तान में जितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो कॉपीड होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल कोई और इस्तेमाल करता है, जब वो थक जाते हैं तो वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, हम उसे चूम चाट के ले लेते हैं, ओ भाई वो सॉफ्टवेयर आया भाई चलो। बाज जी गरीब ना कहकर पाकिस्तान को इंसान बनो, इतने दुनिया ने लूटा है अभी भी बाकी है माशाल्लाह, तो गरीब है, कमाल है। 75 साल से बेचारा सारी दुनिया को दिए जा रहा है पाकिस्तान, और ये कह रहा है गरीब है। पाकिस्तान ही दे रहा है या छीन रहे हैं या दे रहा है, चलो जो भी है, कैमरा ऑन है, इंसान बनो, आगे चलो। बस 1 अप्रैल से 30/6/16 कितने महीने, 3 महीने, इसका मतलब ये डेप्रिशिएट होगा 3/12, कितना बना जी 3 आ गया। ये कौन से सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन है, न्यू की। आगे चले, द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम रिडंडेंट, फारिग हो गया, एंड इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द, इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना बंद हो गए। अब इसे डी रिकग्नाइज करना है, डी रिकग्नाइज करना है तो जाने वाले की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जाएगा अपनी कॉस्ट से, जाएगा अपनी कॉस्ट से, और जो कुछ उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो भी लेकर जाएगा। याद रखिएगा नया आएगा जब जब पुराना जाएगा, ये हमेशा की हमारी अजम्पशन है। जब कभी एक्सचेंज हो या रिप्लेसमेंट हो, जिस दिन पुराना जाएगा उस दिन नया आएगा। कभी नए आने वाले का बता देगा, कभी पुराने जाने वाले का बता देगा। यहाँ नए आने वाले का बताया, यहाँ से पुराने का जाने वाला टाइम बनाएंगे। अगर 1 अप्रैल 16 को नया आ रहा है, बोलें जी, फिर 31/3/16 को पुराना जा रहा है, लिखें। अगर रिप्लेसमेंट हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर रिप्लेसमेंट हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, तो जिस डेट पर नया आएगा, तो जिस डेट पर नया आएगा उस डेट पर पुराना जाएगा। अब बताएं जी, पुराना सॉफ्टवेयर कितने पे खड़ा हुआ है? 80 पे खड़ा हुआ है। ऊपर लाइफ कितनी है? 5 है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 80 उसकी कॉस्ट थी, लाइफ उसकी 5 साल थी। अगर नया 3 महीने इस्तेमाल होगा तो फिर पुराना 9 महीने इस्तेमाल होकर जाएगा। 9/12 कितना बना?
12। अब ये भी सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन है और ये भी सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन है, तो टोटल अमोर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर की ड्यूरिंग द ईयर 15 हो गई। पूछना है कुछ पूछ ले। चलो भाई चलो। अच्छा जी आगे सुने। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 16 IEL spent 10 million on development of a new brand. Useful life of the brand is estimated as 10 years. जी भाई जी, इंटरनली जनरेटेड है और इंटरनली जनरेटेड है तो कैपिटलाइज नहीं होगा। इसका मतलब अगर लेक्चर की सारी स्लाइड्स ग्रिप में हैं तो पास पेपर तंग नहीं करेंगे ना, इंशाल्लाह आने वाला पेपर तंग करेगा, लेकिन रिटेंशन आपका काम है। अब अगली बात सुन लें। छोटा बच्चा होता है ना तो उसका वीकेंड शुरू हो जाता है जुमेरात की रात को। जुमे को बड़े नहीं भेजते कि हमने जुमा पढ़ना है, हमारा जुमा ख़राब होगा। हफ्ते को उसकी वैसे ही छुट्टी, इतवार को छुट्टी, पीर की सुबह को उसे दोबारा पता चलता है मेरा स्कूल आ गया। ठीक है। F2 या कैफ का जो तीसरा लेवल जिसमें तुम बैठे हुए हो, इसमें हफ्ते का दिन जैसे ही शुरू होता है या वो दोपहर में पहुंचता है, तुम्हारा क्रिटिकल टाइम शुरू हो जाता है। अब ये मंडे मॉर्निंग तक तुम्हारे पास गेम है कि तुम अपने आप को कितना सिक्योर करो। समझ गए भाई? तो ये जो वीकेंड आएगा इसमें जब मैं हैवी आपको होमवर्क दूंगा तो आपने ये नहीं कहना जनाब एक ही दिन होता है, जैसे ग्रुप में अजीब अजीब डायलॉग मार रहे होते हैं कि यार अंसारी लोगों को जीने नहीं देता, पता नहीं क्या करता है। और भाई एक अटैम्प्ट के लिए अगर खेलना है तो हर इतवार तुम्हारे लिए क्रिटिकल हो, क्योंकि बहुत लड़ाई के बाद मैंने मंडे FR2 का टेस्ट रखवाया हुआ। मंडे को किसका टेस्ट है? FAR2 का। तो 6 लेक्चर आपके पूरे ग्रिप में हो, 6 लेक्चर पूरे ग्रिप में हो। 6 लेक्चर का मतलब 12 घंटे का काम आपने रिवाइज करना है और फिर उसमें क्रिएटिव भी होना है, हैंड नोट्स भी बनाने हैं, एग्ज़ाम फोकस पॉइंट भी रिवाइज करने हैं, फिर टेस्ट अच्छा होगा। और जो टेस्ट देता रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसमें फ़ायदा रहेगा। एक नया पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ, इस दफ़ा के टेस्ट में मैं इंशाल्लाह एग्जामिनर कमेंट्स भी आपको दिया करूँगा। ICAP का जब सजेस्टेड सोल्यूशन आता है ना तो उसमें कमेंट्स भी होते हैं, मार्किंग स्कीम भी होती है, सोल्यूशन भी होता है। मैं इंशाल्लाह तीनों चीज़ें आपको दिया करूँगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है भाई। लेकिन ये जब मज़ा आएगा जब आप टेस्ट को सीरियस लेके चलेंगे, फिर इंशाल्लाह टेस्ट आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। आगे चलो जी, इग्नोर कर दूँ भाई, आगे चलो मेरे बच्चों। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IELTS बुक वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। लो भाई, लाइसेंस इशू किया था असले का, हमने भी ये ख़रीद लिया था। कितने का? 15 मिलियन का। और गवर्नमेंट ने क्या कहा था? अंसारी कोई मसला नहीं, जनरेशन दर जनरेशन चलता रहेगा। इसका मतलब मैंने इसको अमोर्टाइज नहीं किया। कभी घर में असला ना ख़रीदना। नहीं, तालिबान की कंपनी नहीं, असला कभी ना ख़रीदना। जिस दिन घर वाली नाराज़ होगी क्या कहेगी? ये मैं लेने लगी अपनी जान। तो उससे पहले टेंशन हो तो आपने घर में क्या नहीं रखना? हाँ, तजर्बा नहीं, दर्द। बड़ी बड़ी छुरियाँ भी नहीं रखनी, वो जो किसाइयों वाली होती है। तो घर वाली ने तुम्हें डरा डरा के मार देना। ये जो यंग जनरेशन बैठी हुई ना इस तरह की, ये वैसे ही आपको पता है ज़रा कमज़ोर दिल की है। शहादत की मौत ले ली है भाईजान। नहीं, ये तो मेरी वालदा ने मुझे मारा था, ये निशान मेरी वालदा की तरफ से मुझे मिला था। चल भाई, ठीक है भाई। आगे सुने भाई, आगे सुनो। लाइसेंस अपीयरिंग इन IELTS बुक वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। इसका मतलब मैं इसे अमोर्टाइज नहीं कर रहा था। और ख़ासकर पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं होता कि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया है अगली गवर्नमेंट 1 मिनट में उसे उलट देगी, यही हुआ है। हाउएवर ऑन 1 जनवरी 16 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन अंडर विच द एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर। इसका मतलब जो कुछ था वो इनडेफिनाइट से कहाँ चला गया? फाइनाइट में चला गया। फाइनाइट में चला गया तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो अमोर्टाइज करना शुरू कर दूंगा। रूल कब पास हुआ? मेरा ईयर एंड कब है? इसका मतलब ये रूल मेरे पे कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ? मेरी फिगर कितनी थी? 15। लाइव कितनी हुई? 10 ज़रब 6/12 कितना बना जी? 0.75। ये 0.75 क्या है? किसकी? लाइसेंस की।
किसकी? लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। पूरा हो गया क्वेश्चन। IL uses cost model to its intangible assets and amortize them on straight line basis। आ जाओ भाई, सबसे पहले क्या था? एडिशन ढूंढें जी। एडिशन मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कोई एडिशन हुआ है? ब्रांड में हुआ है? पहले बताएं, ब्रांड में एडिशन? नो। सॉफ्टवेयर में कितने का हुआ? ये आ गया 120। सारी कैलकुलेशन करके मैं इधर बोर्ड पे आया हूं भाई। ये 120 आ गया बेटा। जी भाई, लाइसेंस में कोई एडिशन हुआ है? नहीं सर। डेवलपमेंट में? भाई डेवलपमेंट में हुआ है? कहां पर है? कितना किया? 30। आ जाए जी, ऐड कर दें, टोटल कर दें। 150। डिस्पोजल हुआ? ब्रांड का डिस्पोजल हुआ? नहीं। सॉफ्टवेयर का हुआ? जी। अब ये बताएं, ये सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर्स है? सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब एक ही है, तो ये 80 एक की कॉस्ट है। ये 80, अगर सॉफ्टवेयर्स होते तो नीचे बताता कि ये 80 में से कितने जो है वो मैंने डिस्पोज ऑफ किए हैं। यहां पर भी उसने वर्ड यूज किया है, द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। कहां लिखा हुआ है? ये द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो साइलेंट होगा तो सॉफ्टवेयर एक होगा, तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर हमें छोड़कर चला गया, तो 80 को क्या कर दूंगा? ब्रैकेट लगा दूंगा। पुराना चला गया, नए आने वाले को इन कर लिया, पुराने को आउट कर दिया। लाइसेंस में कोई चेंज आई? डेवलपमेंट में? भाई डेवलपमेंट में 9, कितने का आउट हुआ? 80 का। क्लोजिंग 200, क्लोजिंग 120, लाइसेंस 15, डेवलपमेंट 30, टोटल 365। ब्रांड में ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है कितनी? 40 की। बच्चियों प्लीज बातें नहीं करनी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर में 48, लाइसेंस नहीं क्योंकि इनडेफिनिट लाइफ में चल रहा था वो। डेवलपमेंट में ओपनिंग नहीं है तो ये भी नहीं होगा। टोटल कितना हुआ? 88। अब आ जाए अमोर्टाइजेशन में। ब्रांड था 200 का, यूजफुल लाइफ 10 और ओपनिंग में पड़ा हुआ था, पूरे साल अमोर्टाइज होगा। 200 डिवाइडेड बाय 10 कितना बना? 20 ही कह रहे मुझे। बहुत शुक्रिया सर। चलो जी, इसका कोई डिस्पोजल हुआ ब्रांड का? नहीं। क्लोजिंग बैलेंस 60, क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दे। यहां तक कुछ पूछना? आगे चलो। सॉफ्टवेयर 2 थे, एक पुराना एक नया। नया 3 महीने अमोर्टाइज होगा, पुराना 9 महीने अमोर्टाइज होगा। नए पर 3 मिलियन की, पुराने पर 12 मिलियन की। 3 और 12 15। ये क्या है? 15 इसकी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। FR1 में जब हम आपको नोट बनवाना सिखाते थे तो पहले टेबल बनाते थे, फिर एंट्रीज करते थे, फिर लेजर्स करते थे, फिर इन सब चीज़ों को छोड़ दिया करते थे। और फिर एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करता है कि आप FR1 से आगे जा रहे हैं, आप FR1 से इसलिए डायरेक्ट नोट बना रहे हैं। आगे चलें भाई। डिस्पोजल हुआ है सॉफ्टवेयर का? हो गया। सॉफ्टवेयर कौन सा था? 80 वाला। और ये चला गया तो आउट हो गया। कितने से? 48 से। अब यहां पर ध्यान से देखना है, जाने वाला यहां अपनी कॉस्ट आउट करवाएगा, यहां अपनी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। उसकी पहले अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी थी और नई कितनी लगी जी? 12। 48 और 12 60। अब ये 60 इसका यहां से क्या हो जाएगा? डिस्पोजल से आउट। ये 60 सबको क्लियर है? बच्चियों आपको कोई कंफ्यूजन? जब कभी एसेट आउट होगा, इधर से कॉस्ट आउट होगी और इधर से मुकम्मल अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। बाइंग डेट से
डिस्पोजल डेट तक, बाइंग से साल के शुरू तक ये है, बाइंग से साल के शुरू तक ये है। ड्यूरिंग द ईयर 12 और हुआ, कहाँ है? यही है ना, 12 और हुआ, 48 और 12 60, ये निकाल दिया। इसका आंसर दें, 3 आ गया। ये 3 वो ही है जो नए सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन है, क्योंकि पुराना तो चला गया। तो फिर अमोर्टाइजेशन के सीडी में कौन सी अमोर्टाइजेशन पड़ी होगी? नए वाले की। और कॉस्ट में किसकी कॉस्ट पड़ी होगी? न्यू वाले की। ये न्यू वाले की कॉस्ट, ये उसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। लाइसेंस पर आ जाए, लाइसेंस उसने इनडेफिनाइट दिया हुआ था, बाद में फाइनाइट चला गया। कॉस्ट थी 15 और रूल हुआ 10 साल का। रूल आया 1 जनवरी को, इस्तेमाल होगा 6 महीने। कितनी अमोर्टाइजेशन बनी? 0.75। ओपनिंग बैलेंस 0 होगा, ड्यूरिंग द ईयर 0.75 होगा। छोड़कर ये मुझे गया नहीं है, इसलिए यहां 0.75 आ गया। ओके हो गया बच्चों? फिर डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट की? एक मिनट भाई, लाइफ बताइए गई। एक मिनट भाई, ये 10 इयर्स और कितनी थी फिगर भाई? कितनी? 30। आ जाए भाई, 30 डिवाइडेड बाय 10। कब किया ये खर्चा? ये आ गया 3/12। सारी कैलकुलेशन की हुई है। कितना आंसर है? 0.75। दोबारा ना करें, एक दफ़ा कर दिया तो। डिस्पोजल नहीं हुआ, कितना? 0.75। यहाँ तक कॉपी करें और इसको फिल करें, यहाँ तक कॉपी करके फिल करें जल्दी से। आओ भाई, एक्सक्यूज़ मी, ओपनिंग लिख दिया था, ड्यूरिंग द ईयर बताएं। 20, 15, 35, 35 और 1.5 है ये 36.5, 36.5। कोई हमें छोड़ के भी गया है? कितना? 60 छोड़ के गया। ये कितना बना? सॉरी 64.5। ब्रैकेट लगा दो, आगे चलें। क्लोजिंग बैलेंस 200 माइनस 60 140, 120 में से 3 117, 15 में से 14.25, 30 में से 29.25, 365 में से ये माइनस करें 300.5। ओके हो गया। मेजरमेंट बेसिस में आज मैं कॉस्ट मॉडल पे ही हूँ, कल इंशाल्लाह जाऊँगा रिवैल्यूएशन पे। अमोर्टाइजेशन मेथड कंप्लीट लिखना है आपने। कल इंशाल्लाह सब नोट भी करवाऊंगा आपको। फिर स्ट्रेट लाइन, जी लाइसेंस भी स्ट्रेट लाइन, और ये भी स्ट्रेट लाइन है। क्या बात? जी ब्रांड का रेट दिया भाई या लाइफ? कितनी लाइफ है? 10 इयर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, सारी 10 साल पे हैं। टोटल 40 नहीं लिखना इंसान भर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास से जो एसेट चला गया है, उसके बाद जो है उसकी यूजफुल लाइफ तो हम इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, तो यहाँ पे 5 इयर्स नहीं है। तो नई लाइफ कितनी है? नए की 10 साल। नए की लाइफ कितनी है भाई? 10 साल ही है भाई। थैंक यू, हो जाता है सर। अब सुनो भाई, अगला पास पेपर दे यार, कर लो। अब ज़रा ध्यान से
पास पेपर नंबर 6 पेज नंबर 56 पे है। आई कैप की बुक देखेंगे तो उसकी ये एग्जाम्पल 30, असल में आई कैप ने अपनी बुक में पास पेपर को एग्जाम्पल का नाम दिया हुआ है, कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल। ये ना समझना ये एग्जाम्पल हैं, ये पास पेपर्स हैं। कब आया था रियलिटी में? ये ऑटम 18 में। उस वक़्त के पेपर में इसका नंबर 4 था और मार्क्स 14 थे। ठीक है भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ें ज़रा, क्या मांग रहा है? नोट मांग रहा है, ध्यान से करें। 15 मिनट आपके हैं, ध्यान से करें, देखें कितने पॉइंट सर करवा चुके हैं। मेरी कोशिश हुआ करें कि पास पेपर पे जब भी जाऊं जब सारे पॉइंट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बेटा बातें नहीं प्लीज़। अभी सिर्फ कॉस्ट मॉडल वाले ही आइटम्स देखिएगा। नंबर 7 पॉइंट ज़रा पढ़ लें। नंबर 7 पॉइंट, ग्रुप फॉलो द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज़ यूज फॉर। तो आपने अभी इसमें से क्या नहीं पढ़ना? लाइसेंस नहीं पढ़ना, बाकी पढ़ें जो कॉस्ट मॉडल पे है। अंडरलाइन करें बुकलेट पे, जो अपने नोट्स बनाने हैं लेक्चर के, पिछले लेक्चर्स को लिंक करके वो बनाएं क्वेश्चन पे। कोशिश करनी है कि पास पेपर का मैक्सिमम काम आप कर रहे हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, इंशाल्लाह अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल करवाने के बाद। अल्लाह हाफिज़।